म्यूचुअल फंड पर अगले सत्र की भूमिका बन गई है और यह सत्र म्यूचुअल फंड्स को लेकर ही है। क्या है म्यूचुअल फंड की अगली मंजिल? What next for mutual funds? और इस सेशन को मनी 9 के कार्यकारी संपादक शुभम शंखदर के साथ टीम की म्यूचुअल फंड विशेषज्ञ हिमाली इस सेशन को मॉडरेट कर रहे हैं। एक्सपर्ट पैनल के साथ वो हमारे मंच पर जुड़ेंगे। आइए शुभम और हिमाली प्लीज मंच पर आइए। और यहां पर हिमाली और शुभम आप तो आइए ही, लेकिन इसके अलावा हमारे साथ मंच पर इस सेशन के लिए जुड़ रहे हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के ईवीपी संदीप शर्मा, निप्पॉन म्यूचुअल फंड के सीबीओ अश्विनी दुग्गल, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर आनंद नेवतिया और सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हेमंत रुस्तगी। मैं आप दोनों मॉडरेटर से आग्रह करूंगा कि आप सभी एक्सपर्ट्स को प्लीज मंच पर लेकर आएं और उनको यहां पर सीट दिखाएं। जब तक हमारे मेहमान सेटल हो रहे हैं, आपके लिए हम ये भी बताना चाहते हैं कि मनी 9 यहाँ क्या कर रहा है और क्या करने वाला है आगे जाकर, और प्ले करते हैं एक वीडियो आपके लिए जो आपको बताएगा कि मनी 9 का संदेश क्या है। Meet Sunita. She is a homemaker. Sunita is also a savings guru. She is typical of the great homemaker who is great at handling money. In fact, the saying in her house is that Sunita is like the RBI when it comes to finances. But Sunita has a problem. She's good at saving money but struggles with investing it wisely. And she is not alone. The trend of focusing on savings rather than investing is common in Indian families. We all know of families that simply put away their savings in a bank or buy gold. This could be because most Indian families have a very small monthly income. A personal finance survey that we at Money 9 conducted shows that only 22% of Indian households invest. Most of these investors are those with high monthly income. Our survey showed that 45% of families earning more than 50,000 rupees per month invest, and only 13% of families earning less than 15,000 rupees per month are investors. And so, it is important to analyze this aspect of India's financial freedom. And that's exactly why the Financial Freedom Summit, hosted by TV9 Network and Money 9, will do. तो अब स्टेज आपके हवाले है शुभम शंकदर और हिमाली। आज म्यूचुअल फंड पर एक खास डिस्कशन हमारे इस कॉन्क्लेव का एक बहुत अहम हिस्सा है। ओवर टू यू शुभम। शुक्रिया प्रियंका, शुक्रिया गौरव। और जैसा नीलेश शाह जी ने कहा और पिच सेट कर दिया ये म्यूचुअल फंड के डिस्कशन के लिए, और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने बीते 10 साल में ट्रिमेंडस ग्रोथ दिखाई है। 10 साल में AUM 5 गुने से ज़्यादा बढ़ गया। 8 लाख करोड़ से हम 40 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गए। 40 लाख करोड़ जितना भारत सरकार का एक साल के बजट का आकार होता है, उतना हमारे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का AUM है। जैसा गौरव ने बताया, हमारे साथ एक्सपर्ट का खास पैनल जुड़ गया है। मैं संदीप सर आपसे शुरुआत करना चाहूंगा जी। मेरा पहला सवाल सीधे म्यूचुअल फंड की पहुंच को लेकर है। जैसा नीलेश सर ने भी कहा, हम इससे पहले भी देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड की जो पहुंच है सर, वो अभी Tier 2 सिटीज तक उतनी नहीं है, और Tier 3 में आप पहुंचे तो वो बिल्कुल नहीं है। आप बात करें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, यहाँ तक तो म्यूचुअल फंड लोग जानते हैं, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं इन शहरों से, म्यूचुअल फंड कहीं खो जाता है। सफलता की इस कहानी में ये शहर क्यों गुम हो जाते हैं सर? देखिए, हमारी इंडस्ट्री के अंदर हम सिटीज़ को डिवाइड करते हैं टॉप 30 और B30, बिलो 30। तो आई थिंक अगर मैं आपको बताऊं 40 लाख करोड़ का जो AUM है, ये जो B30 से AUM आता है वो तकरीबन 17% है। 40 लाख करोड़ का सिर्फ 17% AUM B30 से आता है। तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, मगर हम क्या देख रहे हैं कि ये बदल रहा है। म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत फोकस कर रही हैं छोटे शहरों पे। छोटे शहरों में ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। अब SBI म्यूचुअल फंड, हमारी थोड़ी यूनिक सिचुएशन है कि हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की डिस्ट्रीब्यूशन रीच है। माइक थोड़ा सा क्लोज कर लीजिए। ओके, सो तकरीबन 22,000 ब्रांचेस स्टेट बैंक की हैं। तो अगर आप हमारा AUM को डिवाइड करें तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे अगर इंडस्ट्री के अंदर 40 लाख करोड़ का AUM है, उसमें से इक्विटी का AUM तकरीबन 20 लाख करोड़ का है। तो उस 20 लाख करोड़ में 25% AUM आज की डेट में इंडस्ट्री लेवल पे B30 से आता है। मगर स्टेट बैंक म्यूचुअल फंड में तकरीबन 40% AUM जो है वो B30 से आता है। तो कहीं ना कहीं
एक चीज जो बिल्कुल क्लियरली समझ में आ रही है कि डिस्ट्रीब्यूशन रीच बढ़ाने की बहुत जरूरत है, हमें ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। अगर आप देखें इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन, अगर एक हम LIC की बात करें तो उनके पास तकरीबन 20 लाख एजेंट हैं। अगर ये आप हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो एक्टिव एजेंट्स बहुत कम हैं। अगर मैं SBI की बात करूं, हम लार्जेस्ट एसेट मैनेजर हैं, तकरीबन 7,10,000 करोड़ हम मैनेज करते हैं म्यूचुअल फंड में। हमारे पास तकरीबन 70,000 इम्पैनल्ड इंडिविजुअल फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, MFDs जिन्हें हम बोलते हैं। अब इन 70,000 लोगों में महीने के अंदर हम सिर्फ लेस देन 10,000 पीपल को ब्रोकरेज देते हैं। तो एक चीज जो बिल्कुल क्लियर है कि लोग बहुत कम हैं इस इंडस्ट्री में, पर पोटेंशियल जो है छोटी लोकेशंस का बहुत ज्यादा है। Mr. Ashwin, sir, I want to ask, sir, passive mutual funds in the last 1 year have grown tremendously with the launch of many new passive funds. Sir, according to you, can passive investments like ETF and index funds dent the share of the active funds? What is the future of the passive funds going ahead? So let me give a little context. So I will start जो नीलेश जी ने एक चीज़ बोली थी अपने स्पीच में, वो ये था कि मार्केट एक्सपेंशन इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनली वन एसेट क्लास। Right. ठीक है, इक्विटी है, फिक्स्ड इनकम है, पर उसके अगर आप सब ग्रुप्स देखेंगे तो उसमें बहुत पार्ट्स हैं, उसमें से एक पैसिव और ETFs भी हैं। But if you really see the passive investing, okay, world over is not a very old phenomena. It started in 1995 in America. At that point of time, late 2000s में करीब ये 3% था in US of the US to the total AUM of the US mutual fund industry. Right. 2005 it grew to 14%. Only now in 2023 has it grown to a substantial amount which is about 41%. So it has taken that 4 decades for it to grow. So in my personal opinion, one, passive investing, which is ETF and index funds, is basically a sign of a matured market. Correct. And if you really see in India today, last year, करीब 6% जो आपकी household savings है उसका कोई mutual funds में आया है. Right. Right. The others have been dominated by banks and insurance companies, so on and so forth. So we are still, as Sandeep said, Nilesh ji said before, we are still scratching the surface, okay, of the mutual funds as a growing industry. So potential is huge. So in India, still there is a lot of potential for active investment. There is a lot of space for active fund managers to grow. अब इंडिया में really if you look at passive investing 2020 में थोड़ा accelerate हुआ है. Right. Last 1 year it has been a major growth. So today is about close to 6 lakh crores. About करीब आपका 16-17% है of the total mutual fund AUM in India. Right. Right? And the most popular modes of passive investing, which is ETFs and index funds, वो हैं broad market indices. Right. जैसे आपका निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 100 हो गया या मिड कैप इंडेक्स हो गया. Okay, so that is where we see most of the popularity. In recent times, another category जो नीलेश जी बोल रहे थे डेट फंड को हमें पॉपुलराइज करना है, okay, एक दूसरी कैटेगरी काफ़ी पॉपुलर हुई है which is your target maturity funds. Correct. Okay, which are the roll down products. Very quickly it has scaled to a size of about 1.2-1.3 lakh crores. Now, reason that we were coming off a period of relative volatility, okay, low interest rates, and thereafter 2018 August we saw the interest rates started to turn, led by the US Fed, inflation, etc. और ये क्या है जो आपके TMFs हैं, they offer some sort of visibility of returns to investors. So they have become popular. So I think where we, in my opinion, passive investing or active will coexist in India. Right. Okay, I think active investing will still dominate, especially in the mid cap and small cap segments where there is substantial leeway or headway available for outperformance. And even if you look at long-term averages, I think the active still continues to do well. But yes, I think the core of money allocation is asset allocation. So very clearly, it should be part of your
asset allocation portfolio. So many times people think that passive funds are risk-free. Do you think so? Is that the popular because it's No. In investment, nothing is risk-free. Even in banks, we've seen that time and again. Okay, as So- Nilesh ji mentioned, the three banks in the US, and so there is nothing risk-free. I think investors should very, very clearly, one, seek advice from competent authorities. Secondly, they should themselves be aware, because what is passive investing or index fund or ETF? An ETF or index fund is tracking an underlying index, right. right? So if it is Nifty 50, it is if it's an ETF which is tracking Nifty 50, it is made up of the 50 companies that are part of the Nifty index, Right. right? So inherent risk and reward that any equity investment that gives you by investing in these companies or funds will be associated with the ETF or index fund which is tracking that respective index. अगर आज आपका pharma index है, banking index है, it is tracking the underlying banking or pharma companies that are part of that index. Right. Right? So risks will continue to be similar, except that it is tied to the collective market wisdom that is associated with that particular index. Right. अगला सवाल आनंद सर आपसे है मेरा। आप फंड मैनेजर हैं एक म्यूचुअल फंड में, और मैं यही जानना चाहता था, रिटेल निवेशक जो हैं उनके दिमाग में हमेशा एक ये सवाल होता है कि अच्छा फंड मैनेजर कैसे चुनें? चुनना ज़रूरी भी है, या आपको लगता है कि नहीं स्कीम को देखिए, फंड मैनेजर को चुनना इतना ज़रूरी नहीं है, वो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नहीं है, या है, और अगर है तो फिर उसको कैसे चुना जाए? So fund manager choice और selection should be there always. आप जब भी कोई स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, but it should not be in isolation is what I feel. आप जब भी कोई स्कीम चूज़ कर रहे हैं, आपको वो फंड हाउस का एक स्ट्रक्चर देखना चाहिए, प्रोसेस कैसा है, what is the broad philosophy of that particular fund house. उसके बाद आप आइए into the individual schemes कि आपको कौन सी स्कीम पसंद है, and then you see कि okay this fund manager is actually following the right process. उनका थोड़ा आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए. Not always a track record, as we keep saying, is reflection of future, Right. but it does help. आपको एक आइडिया लगता है कि किस तरह ये फंड मैनेजर फंड मैनेज करते हैं. So from my perspective, एज अ फिक्स्ड इनकम फंड मैनेजर जब मैं फंड मैनेज करने जाता हूँ तो माई मोटो इज़ वेरी सिंपल. डोंट ट्राई टू बी ट्राइंग टू क्रिएट एन एडिशनल एक्स्ट्रा अल्फा बाय पुटिंग a small risk in the portfolio. A fixed income fund, people come and invest broadly to ensure the safety of money and a good return. So that alpha creation should not be a key or the only motive for the fixed income fund manager, is in my thought the right way to look at fund management process. Okay. Right. Mr. Hemant, so when it comes to saving or investing money, today most Indians still prefer traditional financial products like fixed deposit, PPF or gold. According to you, what can the mutual fund industry do today to shift the investor's perspective to invest towards a better alternative such as mutual funds? Well, Himali, I would say I think I totally agree. A significant majority of Indian investors are still investing in traditional options. बट आई थिंक उसको इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखें. करेक्ट. अगर हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हमने देखी है इंडस्ट्री में. हमने बात की कि हमारा जो AUM है वो करीब 40 लाख करोड़ है. अकाउंट्स हम देखें तो करीब 14.5 करोड़ हैं. मतलब अगर हम यूनिक इन्वेस्टर्स की भी बात करें तो करीब 3.5 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं. इसका मतलब ये है कि ओवर द ईयर्स इंडस्ट्री ने सक्सेसफुली ये जो इन्वेस्टर्स थे जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डालते थे पैसा, उन्होंने म्यूचुअल फंड में पैसा डालना शुरू किया. अब अगर इंडस्ट्री को चाहिए कि क्योंकि बट ये भी सच्चाई है कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट है अभी भी, अगर इंडस्ट्री को ग्रो करना है तो कहीं ना कहीं हमें ये जो इन्वेस्टर्स जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगाते हैं उनको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के फोल्ड में लाना पड़ेगा. उसके लिए 3 एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे मुझे लगता है इंडस्ट्री ने काफ़ी काम भी किया है, बट मुझे लगता है कि आगे जाके उस पर काफ़ी काम होना होगा. एक तो ये कि आपको परसेप्शन इशू को टैकल करना है. परसेप्शन इशू इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्या कारण है कि इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं कर रहे.
क्योंकि वो परसीव करते हैं कि म्यूचुअल फंड के बारे में या तो उनको नॉलेज नहीं है या उनको लगता है ये बहुत रिस्की है। तो कहीं ना कहीं वो जो माइंडसेट चेंज करना है, एक तो वो इशू है। दूसरा, जैसे संदीप ने भी कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन की रीच, जो म्यूचुअल फंड की जो रीच है काफ़ी बड़ी है, लेकिन उस पर अभी भी काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरा एस्पेक्ट है टेक्नोलॉजी का यूज़। अगेन जैसा मैंने कहा, तीनों पे काम हुआ है, लेकिन सबसे जो डिफ़िकल्ट और चैलेंजिंग है वो है इन्वेस्टर्स का माइंडसेट चेंज करना। क्योंकि हम उन इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं जो सालों साल शायद उनकी फैमिली में हमेशा ये कहा जाता है कि आप गोल्ड में पैसा लगाइए, रियल एस्टेट में पैसा लगाइए, आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाइए। तो वो माइंडसेट चेंज करना बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं मुझे लगता है जिस पे इंडस्ट्री को काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहला तो कुछ कॉन्सेप्ट को समझाना होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर कुछ काम नहीं हुआ, बट मुझे लगता है अभी भी बहुत काम होना बाकी है। जैसे हम बात करते हैं रियल रेट ऑफ रिटर्न, बहुत कम निवेशक हैं हमारे देश में जो रियल रेट ऑफ रिटर्न के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सबका फोकस होता है ग्रॉस रिटर्न पे, और यही कारण है कि वो एफडी वगैरह में पैसा लगाते हैं। 6-7% का रिटर्न है, उनको इन्फ्लेशन के बारे में कुछ ज़्यादा देखना नहीं है। तो जो रियल रेट ऑफ रिटर्न जब आप लोगों को समझाएंगे कि भाई अगर आपने 10-15 साल भी पैसा लगाया तो पैसा नंबर्स में तो बढ़ गया लेकिन वैल्यू में नहीं बढ़ा। शायद वैल्यू देखेंगे तो शायद जो 10 साल पहले था उससे कम ही होगी वैल्यू। तो एक तो वो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उनको देखना है। दूसरा, उनको ये समझना है कि रिस्क क्या है। मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स हमारे देश में रिस्क किसको समझते हैं कि हमारी कैपिटल का कोई हिस्सा जाना नहीं चाहिए, और शायद वही कारण है कि वो कंजर्वेटिवली इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, जैसे अपने रिटायरमेंट के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए, या कोई बड़ी एसेट लेनी है, तो इन्फ्लेशन जो है वो बहुत बड़ा रिस्क है। जब आप 10-15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो जो रिस्क टू कैपिटल वो बहुत कम हो जाता है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा, परफॉर्मेंस को आप कैसे देखते हैं। अगर आप करंट मार्केट सिचुएशन को देखें, पिछले 16-18 महीने से मार्केट में कुछ ज़्यादा रिटर्न नहीं बना। अब जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है वो दिखता है कि मेरा पोर्टफोलियो या तो मिनिमल रिटर्न है या तो नेगेटिव रिटर्न है, तो फिर उनको सोच क्या आती है कि इससे तो मैं एफडी में बेटर था, कम से कम 6-7% रिटर्न तो मिलता। तो आई थिंक वो समझाने की ज़रूरत है। और चौथा, मुझे लगता है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि टैक्स एफिशिएंसी ऑफ रिटर्न। हम बात कर रहे थे कि डेट फंड्स हमारे देश में पॉपुलर क्यों नहीं है। वो आई थिंक वन ऑफ द रीजन, अपार्ट फ्रॉम व्हाट नीलेश भाई सेड, इज के हम एक इन्वेस्टर के लिए ये समझना बहुत मुश्किल है कि डेट में वॉलेटिलिटी क्यों। इक्विटी में समझ में आता है, लेकिन डेट में वॉलेटिलिटी क्यों। ऐसा नहीं है कि डेट में पैसा नहीं आता। देखिए, अभी रिसेंटली हमने देखा टारगेट मैच्योरिटी फंड्स हैं, जब इंटरेस्ट रेट हाई है, ऑलमोस्ट पीक पे हैं, तो देखिए उसमें रिटेल का पैसा आ रहा है। उससे पहले भी हमने देखा कि फिक्स मैच्योरिटी प्लान में पैसा आता था। लेकिन पोस्ट टैक्स रिटर्न अगर मैं कंपेयर करूं, मान लीजिए दोनों एफडी और अगर मुझे डेट में दोनों में सेम रिटर्न मिलता है, तो पोस्ट टैक्स रिटर्न म्यूचुअल फंड में कहीं ज्यादा है। तो मुझे लगता है ये माइंडसेट चेंज करने के लिए ये 4 चीजों पे काम करना है, और बाकी जैसा मैंने कहा, रीच पे काम करना है और टेक्नोलॉजी को काम करना है, बोथ ऑनबोर्डिंग करने के लिए और शायद वहां तक उनके साथ पहुंचने के लिए। तो ये कुछ एरियाज हैं, मुझे लगता है म्यूचुअल फंड को पे काम करना है। Sir, as you said about the areas, so from where actually you start changing the perspective? Is it from the AMC level or from the financial advisor? Then there are wealth management, there are distributors. So according to you, who are the main people who would, be more proper to change this perspective? Because everyone have a different perspective. If I go to AMC, they will have different way of explaining me the product. Same thing if I go to CFP, they will have their own way. So according to you, from where the change should start from? हिमाली, जैसे मैंने पहले कहा, ये बहुत ही एक ऐसा एरिया है जिसपे बहुत काम करने की ज़रूरत है। Right. इसमें बहुत ही पेशेंस और परसिवरेंस की ज़रूरत है। आपने कहा ये कौन करेगा, मुझे लगता है सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर करना होगा। और मुझे लगता है इसमें मीडिया ने पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और मीडिया का रोल आगे भी बहुत ज़्यादा है इस बात को वहाँ तक पहुँचाने के लिए। क्योंकि किसी के पास भी इतनी मैन पावर, इतने लोग नहीं है कि वो, क्योंकि हम हमारे कंट्री की अगर बात करें, जोग्राफिकली इतना डिस्पर्स है कि वहाँ तक हर एक के लिए पहुँचना बहुत मुश्किल है। Correct. लोकल लैंग्वेज में जो लैंग्वेज उनको समझ में आता है, जिस तरीके से वो समझते हैं, तो सबको मिलके काम करना है। चाहे वो डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंट चैनल्स हों, चाहे वो इंडस्ट्री हो, और जैसा मैंने कहा मीडिया का भी काफ़ी बड़ा रोल है उसके अंदर। और ये ओवरनाइट नहीं होगा। इट्स गोइंग टू टेक टाइम, इट विल टेक ईयर्स, इट हैज़ टेकन ईयर्स ऑलरेडी। बट like I said, it's very, very important for the industry and everyone, all the stakeholders put together to change the perception. ये अगर होगा तो आप देखेंगे कि सिर्फ इंडस्ट्री का फायदा नहीं होगा, मुझे लगता है इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि इट विल मेक ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस टू देयर फाइनेंशियल फ्यूचर। ये हम सभी जानते हैं कि लॉन्ग टर्म में जब आप 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो, अगर इक्विटी फंड में या हाइब्रिड फंड में डालते हो, तो आपका जो रिटर्न है वो कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। और पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑब्वियसली कंपेयर करेंगे
ट्रेडिशनल ऑप्शन से तो उससे कहीं ज़्यादा होगा। तो ये कहीं ना कहीं सिर्फ इंडस्ट्री की बात नहीं है। आई थिंक जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, जब हम चाहते हैं कि लोगों का जो वेल्थ है वो क्रिएट हो, तो वो तभी होगा जब वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट में आएंगे। Completely agree, sir. Thank you so much for that insight. संदीप सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा। अभी नीलेश सर आप इससे पहले हमारे साथ थे, उन्होंने लंबी अवधि में निवेश करना चाहिए इसके लिए कई उपमाएं दी, लगे रहो मुन्ना भाई कहा, बीरबल की खिचड़ी कहा। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सर ये कि जब वो आता है तो ये मान के आता है हाँ लंबे समय के लिए रहना है, लेकिन जब वो कोई इवेंट देखता है, अगर कोई ग्लोबल इवेंट अभी हमने देखा एसबीबी बैंक जैसा इवेंट देखा, या वो देखता है कि हाँ 19,000 की निफ्टी 17,000 आ गई और अपने एनवीबी चेक करता है, उसमें उसको नुकसान दिखता है, आपको क्या लगता है कि इन इवेंट्स को कितना उसे देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए? अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उसे शांति से बस लगाते रहना चाहिए। सो बेसिकली ऐसा बोला जाता है कि द बेस्ट इन्वेस्टर इज द डेड इन्वेस्टर। तो अगर तो आप हर वीक देखेंगे कि आपकी एनएवी क्या है, ऊपर गई है, नीचे गई है, तो ऑब्वियसली हेमंत सर ने भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रेज किया, इन्वेस्टर बिहेवियर। अब इन्वेस्टर बिहेवियर अगर कंट्रोल हो जाए तो रिटर्न बनेगा, और अगर वो इन्वेस्टर बिहेवियर कैसे कंट्रोल होगा, उसके लिए कोई सारथी की जरूरत है, कोई साथी की जरूरत है जो कि कॉन्टिन्यूसली गाइड करता रहे इन्वेस्टर को। देखिए बहुत डिफिकल्ट है एक कॉमन मैन के लिए अंडरस्टैंड करना जब मार्केट में ऊपर नीचे इतना वॉलेटिलिटी वो देखता है, तो इसलिए कोई ना कोई एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। और हमें ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ पे, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, एक्सपर्ट्स की बहुत कमी है, पर काफ़ी चेंज हम देख रहे हैं। अगर आप आज देखें मीडिया चैनल, हर जगह म्यूचुअल फंड के ऊपर सेपरेट प्रोग्राम्स होते हैं, एक्सपर्ट्स लाइक हेमंत सर एंड सो मेनी अदर्स, दे कॉन्टिन्यूसली आर देयर ऑन चैनल्स। एसेट मैनेजर्स भी वहाँ पे आके बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, और इन्वेस्टर अवेयरनेस बढ़ रहा है। सेबी ने भी बहुत फोकस किया है इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स के ऊपर। एक सेपरेट फंड क्रिएट किया गया है जो कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज अपने उसमें से खर्चा निकालती हैं, और वो डेडिकेटेडली अक्रॉस द कंट्री इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो रहे हैं। उन्होंने भी बहुत बदलाव लाया है। सबसे बड़ी बात, अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो एमफी की एक कैंपेन चल रही है, म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन। अभी वो कैंपेन जो है, मेरे हिसाब से जब आप धोनी और तेंदुलकर को रोज देखते हो, वो आके आपको टीवी पे बताते हैं म्यूचुअल फंड सही है और क्यों सही है, उसके कारण मासेस जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये जो चैलेंज, जो पहला भी सवाल आपने पूछा स्मॉलर लोकेशन से, हमें लग रहा है ये बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, और हम वो चेंज हमारे फ्लोज में भी देख रहे हैं। सर एक सवाल यहाँ एड ऑन ये था कि आपने कहा इन्वेस्टर के बिहेवियर को लेकर, अपार्ट फ्रॉम दिस कैंपेन जो एमफी कर रहा है, क्या सरकार किसी तरह का सपोर्ट आपको लगता है कर सकती है? बजट के रास्ते, किसी तरीके के इंसेंटिव्स देके, क्या आपको लगता है वो रिक्वायर्ड है? इंसेंटिव्स हेल्प करते हैं, बट आई थिंक जो ज़्यादा ज़रूरी है वो ये ज़रूरी है कि सरकार किसी भी तरीके से हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें इन्वेस्टमेंट्स का एक अलग से सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टर बिहेवियर को चेंज करना कोई ओवरनाइट चीज़ नहीं है। तो अगर बच्चा शुरू से ही इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ेगा तो डेफिनेटली जब वो बड़ा होगा और वो इन्वेस्ट करने लायक बनेगा, तो वो जो डिसीजन लेगा वो बहुत अच्छे डिसीजंस होंगे, वो सही डिसीजंस होंगे, वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाएगा। हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम सुनते हैं वॉरेन बफे जब बोलते हैं कि इन्वेस्ट व्हेन एवरीवन इज फियरफुल एंड कम आउट ऑफ द मार्केट व्हेन एवरीवन इज ग्रीडी। बट ये करना एक कॉमन मैन के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो एक प्राइमरी एजुकेशन लेवल पे इंट्रोड्यूस करना आई थिंक बहुत बहुत ज़रूरी हो गया इंडिया जैसी कंट्री के लिए। Mr. Ashwin, coming back to you. Sir, is digital the next phase of growth for mutual funds in India today? I think this resonates with both what Sandeep and Hemantji mentioned. I think clearly the reach that is required today to reach out to the vast demography and geography of India. I think technology is one way, that needs to be utilized and adopted by all key stakeholders in the mutual fund industry. चाहे वो AMCs हैं, चाहे वो distributors हैं, advisors हैं, and we are actually seeing that now beginning to change. So there are almost 70 crore internet users in India. More than 50% come from rural, right? You get a smartphone for $15.
and most of the population now, young, old, okay, are now familiar with how to use the smartphone, right? And so that is now making a big difference, okay, into taking the message of mutual funds to investors far and wide. However, now what the change that we have seen specifically is post 2020 after COVID. Okay, we saw accelerated growth in the users, okay, in wanting to invest in mutual funds and doing transactions. Okay, so almost, Hemant ji ne bola, about 3.5 crore unique investors, okay, out of which, और total 12-13 crore folios हैं आज के रेट में, उसमें करीब 2 crore पिछले 1.5 साल में आए हैं. Okay, 50% has come from fintech companies like Zerodha, Paytm, Grow, etc. Yes. Okay. Of the total SIPs that happened today, and Sandeep, I don't know if I'm getting this figure right, but I'm pretty much sure that I'm close to it. 30 to 40% of the total SIP folios are now coming through the fintech platforms, right? Both from AMC's internal platforms as well as external platforms. Okay, so yes, in terms of number of investors coming in, first-time investors coming in, young investors coming in, homemakers now taking to, investing into mutual funds, I think this is a big change which is underway. Right. Then you have another, dimension to it, okay, which is primarily, which is again where the AMCs have to play a constructive role. Okay, find a way, because a lot of times these investors who are coming through these fintechs are investors who are first-time investors, uninitiated, maybe smaller tickets, okay, but they need to be guided. Right. A lot of these are pure transaction platforms. So at the time of volatility, etc., okay, that is where that guidance has to come, where they can be guided and shown the right direction, and that is where we have seen some bit of volatility in terms of investors redeeming when the volatility in the markets increases. Correct. ये शो सर हम लोग जब कर रहे हैं, ये TV9 नेटवर्क के 7 से ज़्यादा भाषाओं में लोग देख रहे हैं, बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं. आनंद सर, एक सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, एक दर्शक का सवाल है. वो ये जानना चाहते हैं कि ठीक है, बहुत सारी बातें सुबह से सुनी, वो मन बना रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में उतरना है, लेकिन अभी जो करंट सिनेरियो दिख रहा है, हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, लो ग्रोथ के नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं, अगर उनको इस समय उतरना है तो कैसे बैलेंस बनाएं? इक्विटी में कितना डालें, डेट में कितना डालें, क्योंकि डेट भी अभी बहुत बुरा तो नहीं है, वहां भी नंबर्स अच्छे हैं, बहुत लंबे रहेंगे नहीं रहेंगे ये नहीं कहा जा सकता, बट बैलेंस क्या हो, वो संतुलन क्या हो जो इस समय के हिसाब से अगले 1 साल के लिए, 2 साल के लिए बेहतर दिख रहा है आपको? अच्छा तो डेट अभी बहुत है. अभी हेमंत जी ने कहा था अबाउट रियल इंटरेस्ट रेट, एंड आप अभी का अगर देखें जो इंटरेस्ट रेट है एंड जो अपना इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है, वो हिसाब से यू आर एक्चुअली गेटिंग अ वेरी हेल्दी रियल इंटरेस्ट रेट ऑन द डेट इन्वेस्टमेंट्स. ऑल्सो इफ़ यू सी पास्ट 2 years और सो अपने डेट में रिटर्न्स नहीं आए थे, स्पेसिफिकली पोस्ट कोविड rates were at 5%, so आप relative छोड़िए, even absolute numbers were not looking very attractive to most investors. Right. पर since last April में जब से rates बढ़नी चालू हुई हैं, debt has become a very attractive investment bet right now. There is a high inflation, but I said when an investor is looking to evaluate, he should definitely look at the real interest rate, and RBI is doing everything it can to bring down the inflation rate. तो आगे चल के आपको इसमें not just high accrual, आज आप अपने एक अच्छे high quality portfolio भी अगर आप लेते हैं with all AAAs, you will get a yield of at least about 7.5 to 7.75% for 2 years, 3 years, 5 years. इतने टारगेट मैच्योरिटी फंड्स आ रहे हैं सब में. सो एज एन एब्सोल्यूट नंबर ऑल्सो इट्स अ वेरी हाई एक्रूअल. आपको 7.8% अगर मिलता है ऑन अ वेरी हाई क्वालिटी पोर्टफोलियो, इट्स अ वेरी वर्थवाइल इन्वेस्टमेंट टू गेट इनटू. आई स्टिल फील कि दो हम लोगों ने काफ़ी अभी हाइक्स देखे हैं फ्रॉम RBI, इट इज़ गोइंग टू बी देयर फॉर सम मोर टाइम. आपको रेट्स ऐसे ही दिखेंगे. So, जब भी RBI rates maybe in the next 3-6 months जब भी रेट काटना चालू करेगा, you will also get an additional gain of mark to market जो अपने capital gain बोलते हैं. So your high accrual will actually get a boost up with those
एक्रूअल के ऊपर एक कैपिटल गेन का बूस्टअप आएगा. सो ओवरऑल डेट डेफिनेटली इज़ वेरी अट्रैक्टिव. कमिंग टू इक्विटी, एज आई थिंक इक्विटी वी ऑल नो इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म गेम. आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप सोचते हैं, equity should always be a part of your portfolio. And in a country like India, which is growing at 6.5%, which you will not find anywhere else in the world, it will be criminal to not invest in equity. As for the balance कि क्या equity में कितना और debt में कितना is something I think we have all seen that depends a lot on your which stage of life cycle you are. So Right. that is something which one should evaluate. बट येस, इन एब्सोल्यूट टर्म्स आई थिंक अब आपको डेट इन्वेस्टमेंट्स थोड़े ज़्यादा करने चाहिए. थोड़ी वोलेटिलिटी है. इक्विटी हैज़ बीन गिविंग वेरी गुड रिटर्न्स फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स, एंड एक थोड़ा इन इक्विटी वी हैव सीन देयर इज ऑलवेज अ टाइम करेक्शन विच कम्स. आपने कहा सर कि एज के हिसाब एक मैटर है, फैक्टर है. सही बात है कि डेट म्यूचुअल फंड में कितना एलोकेशन हो, बट मेरा सवाल ये था कि सर म्यूचुअल फंड के रास्ते ही डेट क्यों जाना चाहिए? क्या एडवांटेज है? क्यों ना पीपीएफ में चले जाएं? नौकरी पेशा है, क्यों ना वॉलंटरी पीएफ ज़्यादा कटवा ले? क्यों ना वो एफडी करा दे बैंक में? क्या एडवांटेजेस हैं अगर वो म्यूचुअल फंड के साथ आता है, स्पेशली फॉर डेट? सो एक तो जैसे मैंने आपको सबसे पहले भी बताया था कि एक आपको जो कैपिटल गेन का बूस्टअप मिलता है वो आपको इन बाकी इन्वेस्टमेंट्स में नहीं मिलता है. सो आज 8% के ऊपर अगर आपको 6 महीने में या आपको सपोज 2% भी आता है इन 6 to 12 months डिपेंडिंग ऑन व्हाट ड्यूरेशन आप एक्सपोजर लेते हैं, सो विच इज़ अ वेरी गुड रिटर्न टू लुक एट. एंड इट नीड नॉट ऑलवेज बी कि ओनली दिस और ओनली दैट. आई थिंक यू नो कि डेट का अगर मेरा एलोकेशन 20% है तो मैं सिर्फ 20% में ही जगल करूँ. I can increase my debt allocation. I can continue to increase a little bit of allocation to your PPFs as you're saying. पर एक चीज़ और भी हो रही है कि with a larger contribution, slowly and slowly you are seeing that the government is trying to make that more taxable. So some bit of efforts are being made, I would say year on year basis, to bring most investment products at par. And I hope in a coming years we will see that almost all investment products are taxed at par, or equally rather. So from that perspective मुझे लगता है कि हाँ आप ज़रूर थोड़ा बढ़ाएं वहाँ पर भी. It's not a bad option, but that is a lock-in product. आज आपको म्यूचुअल फंड में you have an option of getting your money the very next day. So there are multiple things that one should consider before making those allocations. Thank you, sir. Mr. Hemant, so this is very interesting question. So today SIP accounts totaled 6.28 crore as of Feb 2023. Further, the total amount collected through SIP is rupees almost 14,000 crore. So my question to you is how sustainable these numbers are in terms of ensuring that people do not redeem their schemes in panic whenever the crisis scenario hits. So what measures are mutual fund industry taking today to make this SIP numbers more sustainable going forward? Well, Himali, let me begin by saying that I feel very strongly that these numbers are not only sustainable, but I think we'll continue to see the growth in SIP numbers. If you see in the last 7 years, हम लोग करीब 3,300 करोड़ की कोई SIP बुक थी, जो करीब करीब भी 13,700 करोड़ पे है. Correct. तो we can see there is a significant growth. But I think growth सिर्फ numbers में नहीं है. I think important चीज़ है कि इसने एक significant change लाया है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड में इन्वेस्टर्स की. पहले जो डर लगा करता था कि मार्केट लिंक प्रोडक्ट में जाएंगे, वॉलेटिलिटी है, उसको कैसे टैकल करेंगे, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन्वेस्टर्स ने रियलाइज़ किया कि एक तरफ तो उनके सेविंग और इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन आता है, दूसरा जो डर था उनका, जो उनको इक्विटी से दूर रखता था, वो SIP ने काफ़ी हद तक दूर किया है. जैसे जैसे इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, समय लगा रहे हैं, उनको दिख रहा है कि हाँ जब हम गिरते बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी एवरेज कॉस्ट नीचे आती है, उसका हमको फ़ायदा होता है. तो जैसे मैंने कहा कि आई थिंक उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट एटीट्यूड में जो चेंज लेके आए हैं. और सबसे बड़ी बात क्या है कि पहले क्या हुआ करता था, कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, बहुत रैंडमली इन्वेस्टर्स स्टार्ट करते थे SIP में इन्वेस्ट करना. किसने 2,000 किया, किसने 10,000 किया, बिना सोचे समझे कितने समय इन्वेस्ट करना. तो क्या होता था, एक तो कभी कभी उनको लगता था कि शायद हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं जितना हमने कमिट किया है, वो एक प्रॉब्लम थी. दूसरी, क्योंकि आपका टाइम होराइजन क्लियर नहीं था, क्लियरली डिफाइंड नहीं था, जब भी मार्केट वॉलेटाइल होती थी वो पैसा निकाल लेते थे या रोक देते थे. पिछले कुछ सालों में 2 चेंजेस हुए इंपॉर्टेंट. एक तो ये कि
ज़्यादातर इन्वेस्टर्स ने अभी गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को करना शुरू किया। तो उसमें क्या होता है, वो शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स को डिफाइन करते हैं, और क्योंकि टाइम हराइजन क्लियर है, टारगेट क्लियर है, तो जब भी वॉलेटिलिटी होती है उनको पता है कि मेरी रिटायरमेंट में 15 साल बाकी है, मुझे आज घबराने की जरूरत नहीं है, ओके, और या बच्चों की एजुकेशन 10 साल दूर है, मुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तो जब से ये गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस आया है, उसने काफ़ी एटीट्यूड को चेंज किया। दूसरी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हुई है वो है इंक्रीमेंटल एसआईपी। पहले हम क्या देखते थे कि इन्वेस्टर्स एसआईपी शुरू करते थे, जो अमाउंट किया अगले 5 साल 10 साल तक वही करते रहते थे। अब उनको समझ में आया कि हमारा कुछ पोर्शन इनकम का हर साल इन्वेस्ट होना चाहिए। तो वो जो इंक्रीमेंटल एसआईपी है, और इन्वेस्टर्स ने रियलाइज भी किया कि इट्स मेकिंग अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस टू द कॉर्पस दैट दे कैन बिल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो आई थिंक द एटीट्यूड हैज चेंज, लाइक आई सेड, द वे दे आर लुकिंग एट एसआईपी हैज चेंज। और जैसा मैंने पहले कहा, हमने बात किया कि द एफर्ट द इंडस्ट्री इज पुटिंग टू रीच आउट टू ऑल दीज इन्वेस्टर्स, you will see this number growing over the years. So I think I have no doubt in my mind that this is not only sustainable, but this number will continue to grow, and you will see SIP book much bigger than where it is today right now, maybe in the next 5 to 10 years. Thank you, sir. समय की बाध्यता है सर, लेकिन एक सवाल संदीप सर आपसे, लास्ट सवाल, आप रिटेल सेल को लीड करते हैं, हेड करते हैं सबसे बड़े म्यूचुअल फंड के साथ। मैं ये जानना चाहूँगा बहुत लेमैन लैंग्वेज में, आपको क्या लगता है, आप जब देखते हैं आपका अनुभव क्या कहता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो कॉमन एरर ऐसे कौन से करता है जो जनरली आपको बार बार देखते हो और आपको लगता है नहीं यार ये तो नहीं करना चाहिए था, फिर भी कर दिया? सबसे बड़ा जो मिस्टेक इन्वेस्टर करता है वो यही है कि वो बहुत क्लोजली अपनी इन्वेस्टमेंट को ट्रैक करता है। तो सबसे प्रॉब्लम क्या होती है, जब मार्केट्स आर यू नो दे हैव द नेचर ऑफ द मार्केट इज दैट दे आर गोइंग टू बी वॉलेटाइल। Now, when volatility comes in, he gets scared. So, the only thing that probably an investor can do, which is going to be good for himself, would be that he should stay invested, give time. You know, time in the market rather than, you know, discussing कि भैया आज enter करें कि कल enter करें. You know, I think time in the market is very important, and I think that is what investors should do in order to create wealth. Thank you so much, sir. आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रियंका, over to you. Thank you, Shubham. Thank you, Himalayan. Thank you, our esteemed panelists for this discussion. I think जो बात निकल कर आ रही है, रोज निवेश को चेक नहीं करना है आपको करना है, और जैसा कि नीलेश शाह कह रहे थे, धीरे धीरे जैसे खिचड़ी पकती है वैसे पकती रहेगी। निवेश करके भूल जाइए कुछ समय के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इट वॉज रियली प्लेजर हैविंग यू। प्लीज वेट सर, आई एम गोइंग टू इन्वाइट नाउ मिस्टर रक्तिम दास, चीफ ग्रोथ ऑफिसर ऑफ TV9 नेटवर्क, टू प्रेजेंट यू विद मोमेंटोज, एक यादगार आज की शाम के लिए। प्लीज सर। A big round of applause for our panelists and for this interesting session. थैंक यू सो मच। तालियां बजती रहें सबके लिए, क्योंकि मुझे लगता है हम यहाँ पर अपने व्यस्त शेड्यूल से टाइम निकाल कर सब आ रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, ताकि भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन की तरफ वो बड़ा कदम उठा सके जिसका सपना हम सभी देख रहे हैं। थैंक यू सो मच। Wow, great discussion. What next?